नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की चर्चा की थी। इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस किए थे। कल हम लोग सीख रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे। कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में ये एक बड़ा पॉइंट है जो मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि मैंने बताया था कि मोर reactive metal can displace less reactive metal. जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा जेंटलमैन, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। मैंने आपको बताया था, जैसे मान चलो कि मैं बात करूं जिंक और कॉपर, तो इसका जो एसआरपी होता है E0 Zn+2 Zn, ये होता है -0.76 वोल्ट। और कॉपर के लिए जो एसआरपी होता है E0 Cu+2 Cu, ये होता है जेंटलमैन +0.34 वोल्ट। क्लियर? नाउ यू कैन सी दैट हम लोगों ने चर्चा की कि एसआरपी की वैल्यू लोअर होने पर आप चेक कर सकते हैं कि ये जो एसआरपी की वैल्यू है वो 0 वोल्ट से कम है। मतलब हाइड्रोजन का जो एसआरपी होता है जेंटलमैन, उससे ये वैल्यू कम है। और ये वाली जो एसआरपी वैल्यूज है, ये हाइड्रोजन मतलब 0 वोल्ट से क्या है, ज्यादा है। तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा और ये कम रिएक्टिव होगा। तो यहां से आपने क्या रिजल्ट निकाला कि जिंक इज मोर रिएक्टिव, देन कॉपर। तो यहां से ये रिजल्ट निकल के आया कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब अगर जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं कॉपर के सॉल्ट के सॉल्यूशन में, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों, कि अगर मैं कॉपर के सॉल्ट के सॉल्यूशन में जिंक की रॉड को डिप कर दूं, तो जिंक की जो रॉड है, जो मेटल रॉड है, वो कॉपर सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी। क्योंकि हम ये सीख रहे हैं कि एसआरपी की वैल्यू कम होने पर जो मेटल की रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होती है। तो यहां पर अगर मैं एक कंटेनर लूं और सपोज दैट उस कंटेनर में ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है, CuSO4, या ऐसा भी मैं बोल सकता हूं कि ये सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉपर आयन, जिसको आप बोलते हैं Cu+2 आयन। और इसमें मैं जिंक की रॉड को डिप कर दूं। ये जेंटलमैन, मैंने जिंक की रॉड को, Zn रॉड को मैंने इसमें डिप कर दिया। तो आपको पता है
ECS के आधार पे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो यहां पर रिएक्शन क्या हो रही होगी जेंटलमैन कि जिंक सॉलिड और प्लस CuSO4 ये एक्वस है, तो CuSO4 में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा ZnSO4। जब कॉपर को इसने डिस्प्लेस कर दिया, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया यहां पर ड्यू टू, रिमेंबर एंड लर्न केयरफुली एंड लिसन ऑल्सो केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा कि ड्यू टू Cu+2 जिसको आप बोलते हैं क्यूप्रिक आइंस की वजह से जेंटलमैन इस सॉल्यूशन का जो कलर था ड्यू टू Cu+2 आयन, द सॉल्यूशन इज द कलर ऑफ aqueous CuSO4 इज ब्लू। जो इस सॉल्यूशन का कलर था वो क्या था, ब्लू था। लेकिन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जेंटलमैन जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से Cr+2 आयन को क्या कर दिया, देखो आप यहां पे इस सॉल्यूशन में Cu+2 आयन है और Cu+2 आयन आप देखो कि Cu में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब इनका रिडक्शन हो रहा है। इस सॉल्यूशन का क्या हुआ, रिडक्शन, और यहां पर ये कलरलेस हो गया साहब। कलरलेस हो गया, मतलब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि aqueous CuSO4 जो है वो ब्लू है कलर में Cu+2 आयन की वजह से, और यहाँ पे जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, तो इस जिंक ने इस कॉपर आयन को कन्वर्ट किया कॉपर में। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि Zn प्लस Cu+2 Zn+2 प्लस C, ये आपको एक रेडॉक्स चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ये रेडॉक्स चेंज आपको होता हुआ दिखाई देगा जेंटलमैन। यू कैन सी दैट यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो यहां पर जिंक ऑक्सीडाइज टू जिंक आयन and Cu+2 reduce to copper। तो यहां पर अगर आपसे, अब देखो यहां पर ECS की हेल्प से ही हम इस क्वेश्चन के आंसर को देने में सक्सेसफुल हो पाए कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो मतलब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर जिंक की रॉड डालें, दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक के कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते। यहां से रिजल्ट क्या निकल के आया, यहां से रिजल्ट यही निकल के आया कि की पॉइंट क्या है कि एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन कैन नॉट बी stored cannot be stored in zinc
कंटेनर। हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसको हम जिंक के कंटेनर में जो है स्टोर नहीं कर सकते। मान लो कि हम लोग एग्जांपल लें निकेल और सिल्वर। तो निकेल के लिए एसआरपी की जो वैल्यू है वो -0.25 वोल्ट है। और सिल्वर इलेक्ट्रोड, अगर मैं सिल्वर इलेक्ट्रोड की बात करूं और एसआरपी की बात करूं तो +0.34 वोल्ट। यू कैन सी जेंटलमैन, आप देख सकते हैं कि दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? निकेल। तो आप अपने आंसर क्लियर करते हो। पहला आंसर क्या हुआ कि निकेल विल बी मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। जो निकेल होगा वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब भाई ज्यादा रिएक्टिव होगा तो निकेल जो है वो सिल्वर को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। जो निकेल है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो दूसरा पॉइंट क्या आया कि निकेल कैन डिस्प्लेस सिल्वर from its salt solution। जो निकेल है जेंटलमैन वो सिल्वर को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। तो तीसरी बात क्या निकल के आई कि निकेल का क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन। और सिल्वर का क्या हो सकता है? रिडक्शन। निकेल ऑक्सीडाइज एंड सिल्वर रिड्यूस। तो इक्वेशन किस तरीके से हो सकती है कि Na+2 Na से क्या बन सकता है? Na+2 और +2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन होगा। और सिल्वर Ag+ इलेक्ट्रॉन क्या बन सकता है? Ag। तो ये रिडक्शन होगा। मतलब यहां पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां पर ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अगर फाइनल इक्वेशन को मैं ऐड करके लिखूंगा तो Na+2Ag+ gives Na2 + 2Ag। ये नेट सेल रिएक्शन जेंटलमैन हो जाएगी। इसको मैं नेट सेल रिएक्शन बोलूंगा। नेट सेल रिएक्शन में मैंने कई बार चर्चा कर चुके हैं, ये चर्चा पुरानी हो गई है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखने चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? कैंसिल आउट होने चाहिए। तो निकेल यहाँ पे सिल्वर को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। अब यहाँ पर तीसरी बात हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपसे ये पूछा कि निकेल और सिल्वर में कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, किसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर of silver is greater than निकेल। मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी ना जेंटलमैन,
वो किसकी ज्यादा हो जाएगी, सिल्वर की ज्यादा हो जाएगी निकेल से। और यही कारण है सिल्वर की लीस्ट, निकेल और सिल्वर, मतलब आप ये टॉप टू बॉटम पहुंच गए। मतलब अगर आप सिल्वर को चेक करेंगे तो ये आप ईसीएस के लास्ट सेगमेंट में चले जाएंगे। ईसीएस के लास्ट सेगमेंट में चले जाएंगे तो आपको सिल्वर, प्लेटिनम या गोल्ड जैसे मेटल मिलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ reactivity, on the basis of reactivity of silver, it is called noble metal। इसको हम नोबल मेटल बोलते हैं। ये चर्चा हमने पहले भी एक दो बार आपको बताई। तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि निकेल और सिल्वर में, मतलब निकेल का आपको क्या बनाना है, निकेल इलेक्ट्रोड। निकेल इलेक्ट्रोड से क्या बनाना है, एनोड। और कॉपर इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड से क्या बनाना है, कैथोड। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कब दे सकते हैं, जब आपको ये क्लियरिफाई हो जाए कि एसआरपी की वैल्यू लोअर है या हायर है, एसआरपी की वैल्यू लोअर है या हायर है, एसआरपी की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ है या नेगेटिव साइन के साथ है, एसआरपी की वैल्यू जो है रिएक्टिविटी को डिसाइड करेगी, एसआरपी की वैल्यू ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर को डिसाइड करेगी। जैसे मान के चलो कि ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, Na है, Mg है, Na है, Mg है, और मान चलो कि Zn है, कॉपर है और सिल्वर है। तो ये ऑर्डर आप देख पा रहे हैं ना। सिल्वर की तरफ जाने पर जो एसआरपी होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सिल्वर की तरफ जाने पर एसआरपी becomes पॉजिटिव। तो एसआरपी पॉजिटिव हो जाएगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी कम, तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर increases, reducing power क्या हो जाएगी, decreases। reducing power decreases। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक वो सेगमेंट है जहां पे एसआरपी की वैल्यू क्या है, लोअर है, और एक वो सेगमेंट है जहां पे एसआरपी क्या है, हायर है। यहां पे साहब एसआरपी क्या है, हायर है। यहां एसआरपी हायर है और यहां पे जो एसआरपी है वो सब लोअर है। समझ पा रहे हैं ना बात को। तो एसआरपी जब लोअर है तो क्या बात है कि ये आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, सबसे ज्यादा। और ये आसानी से क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, सबसे ज्यादा। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं कि लोअर एसआरपी
that is less than E naught H plus 2H2। हाइड्रोजन से एसआरपी कम होने पर, हाइड्रोजन से एसआरपी कम होने पर जिस मेटल का जो एसआरपी होगा वो हाइड्रोजन से कम है, वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। कैन डिस्प्लेस, कैन लिबरेट हाइड्रोजन विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके वो हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, लिबरेट कर सकता है, दे सकता है। अगर लोअर एसआरपी की बात की जाए, जैसे मैं बात करूं जिंक और एक तरफ बात करूं कॉपर की, तो अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल E नॉट Zn प्लस 2 Zn, ये माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस 0.76 वोल्ट, और कॉपर की अगर मैं बात करूं जेंटलमैन, तो E नॉट Cu प्लस 2 Cu, ये होता है प्लस 0.34 वोल्ट। अब ये चर्चा पुरानी हो गई है, आप देख सकते हैं कि जीरो से कौन सी वैल्यू छोटी है जिंक के लिए और कौन सी वैल्यू बड़ी है कॉपर के लिए। लोअर एसआरपी साहब कौन सा है, जिंक। हायर एसआरपी साहब कौन सा है, कॉपर। क्लियर, यस और नो? यस। तो जब जिंक के लिए लोअर एसआरपी है, यू कैन सी दैट लोअर एसआरपी और यहां पे क्या है, ये हायर वैल्यू हो गई, ये हायर वैल्यू हो गई, हायर एसआरपी। तो अगर जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराई, तो जैसा कि मैंने बताया कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो एसआरपी वैल्यू होती है 0 वोल्ट, उससे इसकी वैल्यू कम है, मतलब ये यहां से हाइड्रोजन को लिबरेट कर सकता है। या दूसरी बात मैं ये ऐसे भी कह सकता हूं जेंटलमैन कि मैंने अभी सिखाया कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, क्योंकि जिंक का जो एसआरपी है वो नेगेटिव साइन के साथ है, एसआरपी क्या है, लोअर है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 0 वोल्ट। तो ये यहां से इसको डिस्प्लेस करेगा, तो क्या बनेगा, ZnSO4 और प्लस H2, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। लैब मेथड है साहब, ये लैब मेथड है हाइड्रोजन प्रिपरेशन का, लैब मेथड फॉर हाइड्रोजन प्रिपरेशन। टेंथ की एनसीईआरटी भी आप पढ़ेंगे ना, तो टेंथ की एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट क्लियर दिया गया है कि यदि दानेदार जिंक, ग्रेन्युलस जिंक को डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट किया जाए तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, जिसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जिंक का क्या हुआ साहब, जिंक का तो साहब ऑक्सीडेशन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हुआ, और यहां पर हाइड्रोजन का क्या होगा, ये रिडक्शन होगा। तो यहां पे आप फाइनल इस इक्वेशन को जब ऐड करेंगे, फाइनल इस इक्वेशन को जब आप ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या होगा, Zn प्लस 2H प्लस गिव्स Zn प्लस 2 प्लस हाइड्रोजन।
मतलब एक बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आना चाहिए, एक बात जेंटलमैन आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आना चाहिए। हम इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट की जब स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में, तो आपको ध्यान रखना है कि जहां पर आपको H+ दिखाई दे जाए, जहां पर आपको H+ दिखाई दे जाए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा जेंटलमैन, जहां पर आपको H+ दिखाई दे जाए तो समझ लेना कि हाइड्रोजन मिलने वाली है। जैसे वाटर होता है, अब वाटर साहब कैसे टूटता, एक में हल्की सी ट्रक दे दूं H+ और वो H- में, तो इससे मतलब आप गैस कर सकते हो कि क्या मिलने वाली है, हाइड्रोजन, और इससे क्या मिलने वाली है, ऑक्सीजन। तो जब कभी इलेक्ट्रोलाइसिस में हम प्रोडक्ट की स्टडी करने वाले हैं, आंसर निकालने वाले हैं कि कैथोड पर क्या बना और एनोड पर क्या बना, तो उसमें H+ या OH- का रोल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 आया, वाटर का रोल प्ले हुआ, तो यहाँ पर हमने जिंक को ऑक्सीडाइज किया और हाइड्रोजन लिबरेट किया, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव। जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है। अगर यहीं पर मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता, यहीं पर मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता और मैं कॉपर को लेता साहब, तो कॉपर प्लस डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, तो नॉर्मली बच्चा कहता है CuSO4 प्लस H2। तो सॉरी फॉर दिस रिएक्शन, आपको ये रिएक्शन नहीं करानी है। यहां पे हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होगी, यहां पर हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होगी साहब, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड unable to displace, unable to liberate हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करने में अनेबल है, एबल नहीं है। तो यहां पर अगर कॉपर की रिएक्शन आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं तो आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप जिंक की रिएक्शन अगर आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं, मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं, मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं, तो रिएक्टिविटी के आधार पे ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी मेटल किस दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करने वाली है। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था टेबल वाला, छोटा सा सरल सा क्वेश्चन था। मान लो Mg की बात की जाए, जिंक की बात की जाए, कॉपर की बात की जाए, सिल्वर की बात की जाए, पोटेशियम की बात की जाए, और अगर इनकी रिएक्टिविटी को डाइल्यूट H+ के साथ, मतलब ये एसिड की कंडीशन मैंने डाल दी, इस तरह से भी लिखा हुआ जा सकता है या H+ भी लिखा रहता है। और आपको ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन होगी या नहीं होगी। सो यू कैन चेक इजिली, ये रिएक्शन हो जाएगी जेंटलमैन, क्योंकि रिएक्टिव है, ये रिएक्शन हो जाएगी। ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, ये वाली रिएक्शन भी नहीं होगी, और ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। मतलब आपको ये देखना है कि फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, फिजिबिलिटी
feasibility of a रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, इसको मुझे चेक करना है। दूसरे सेंस में मैंने इसी चैप्टर में आपको बताया था कि स्पॉन्टेनियस की चर्चा करते हैं, मतलब इनमें से कौन सी रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, हम किसके आधार पे बता पा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ईसीएस, ऑन द बेसिस ऑफ ईसीएस। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे, लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आगे हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल और प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की स्टडी करेंगे। ईसीएस के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे आपको क्वेश्चन मिलता ही है, नीट में क्वेश्चन आता है, जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आता है। एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा पोर्शन है, बट केयरफुल अबाउट दिस पोर्शन और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल।